हूं इसका मतलब क्या है, ये हम ऑलरेडी डेफिनेशन देख चुके हैं WHO की। क्या आपको याद है? WHO के अनुसार, WHO तो पता है ना कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पता है ना ये, ठीक है। उसके अनुसार याद आ रहा है, जब हमने जनन स्वास्थ्य चैप्टर पढ़ा था तो याद आ रहा है हमने स्वास्थ्य की परिभाषा दी थी, हेल्थ की परिभाषा दी थी, याद आ रहा है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, कब बोलेंगे उसको स्वस्थ? जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होएगा बस, या मानसिक रूप से, या सामाजिक रूप से, या तीनों रूप से, ठीक है। तो हमने बोला था WHO के अनुसार कोई व्यक्ति स्वस्थ कब कहलाएगा? जब वो इन तीनों पहलुओं पर स्वस्थ रहेगा। कौन कौन से? शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेगा, तभी वो क्या कहलाएगा? हेल्दी पर्सन कहलाएगा, स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है किस चीज की बेटा जी? स्वास्थ्य की। क्या? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति नहीं होता कि मेरे अंदर रोग नहीं है, इट मींस क्या मैं स्वस्थ हूं? नहीं। मान लो मेरे अंदर रोग नहीं है, मैं अपनी क्यों बताऊं, मान लेते कोई व्यक्ति है जिसके अंदर रोग नहीं है लेकिन वो मानसिक रूप से सही नहीं है मेरा एग्जांपल मत ले लेना, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूं, ठीक है, शारीरिक रूप से हाँ थोड़ी सी कमर में प्रॉब्लम है, ठीक है, हाँ सामाजिक रूप से भी ठीक हूं, शारीरिक रूप से थोड़ी थोड़ी बीमारियां होती रहती हैं, कभी स्लिप डिस्क हो जाती, कभी क्या हो जाता है। कहने वाली बात यह है कुल मिलाके कि स्वास्थ्य का मतलब यह नहीं है कि रोग नहीं है तो भैया वो स्वस्थ है, नहीं। स्वास्थ्य का मतलब जब कोई जीव पूर्ण रूप से कैसा? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होएगा, तब हम बोलेंगे क्या? कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कई बच्चों ने बिल्कुल सही परिभाषा भी दे दी है, मैंने भी दे दी है, साथ साथ नोट करते जाइएगा, साथ साथ लिखते जाइएगा, और अगर नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। सिंपल है। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब जरा देखो, सोचो एक व्यक्ति मैं हूं, मैं अपने आस पड़ोसी जो है उनसे बातें कर रहा हूं, उनकी खुशी में शामिल हो रहा हूं, उनके दुख में शामिल हो रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो घुटा घुटा सा रह रहा है, अपने घर में बैठा है, ना किसी से बात कर रहा है, ना किसी के फंक्शन में जा रहा है, कोई पड़ोसी के यहां पर डेथ हो गई उसमें नहीं जा रहा है, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, यानी सामाजिक रूप से वो क्या है? अस्वस्थ है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, सामाजिक रूप से अस्वस्थता का मतलब, ठीक है। नहीं रोहित जयमन, ऐसी तो कोई बात नहीं थी बेटा, कुछ बच्चे थे जो बिना फालतू में ऊट पटांग क्वेश्चन पूछते हैं, इस वजह से रूढ़ता आ जाती है, रूढ़ता आ जाती है। हाँ जी ठीक है रोहित, ऐसा कुछ नहीं था बेटा। चलिए आगे चलें आगे। आइए, तो स्वास्थ्य का मतलब समझ में आ गया। अब आगे क्या होगा? अब स्वास्थ्य का मीनिंग हमें समझ में आ गया कि व्यक्ति स्वस्थ है जब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होएगा और सामाजिक रूप से स्वस्थ होएगा, ठीक है। अब अगर स्वस्थ होगा तो उसके फायदे क्या है? जरा सोचिए। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ होएगा तो क्या उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? सोचिए, कोई व्यक्ति जिसमें रोग है और कोई व्यक्ति जो स्वस्थ है, कौन ज्यादा क्रियाशीलता से काम करेगा? सोचिए, दिमाग लगाए। इसी चीज को मैं अपने ऊपर आजमा लेता हूं। एक मेरा छोटा भाई और एक मैं, मेरी रहता है कमर में दर्द। अब घर में अगर कोई चीज खिसकानी है, ठीक है, मान लो बेड खिसकाना है, तो मेरी जो माता जी हैं वो मेरे से नहीं कहेंगी खिसकाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो बड़ा बेटा है उसकी कमर में है प्रॉब्लम, छोटा बेटा स्वस्थ है शारीरिक रूप से, वो खिसका देगा, यानी कहीं ना कहीं उत्पादकता उसकी ज्यादा और मेरी कम है। समझ में आया? तो स्वस्थ अगर व्यक्ति होगा तो उसकी उत्पादकता क्या होगी? ज्यादा होगी, वो ज्यादा क्रियाशील होएगा, वो ज्यादा हेल्दी होएगा, ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। समझ में आ गया? चलिए, और आर्थिक रूप से संपन्न होगा या नहीं होएगा? बिल्कुल होएगा। अब आर्थिक रूप से संपन्न का मतलब तो सिंपल सी बात है कि भैया जिसको बीमारी है उसके तो वैसे ही पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे बीमारी को सही करने में, रोग को सही करने में। जिसको बीमारी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है उसका पैसा सुरक्षित रहेगा, बीमारी पर खर्च नहीं होएगा, तो आर्थिक रूप से संपन्नता आएगी या नहीं आएगी? ठीक है,
समझ में आ गया। तो हमने बोला कि भैया स्वास्थ्य का मतलब क्या है, हमने बात कर ली जब कोई शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो उसको हम बोलेंगे स्वस्थ व्यक्ति। अब इसका फायदा क्या था, हमने सीधा सीधा बोला उत्पादकता बढ़ेगी। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ मनुष्यों के लिए लागू नहीं है बेटा, ये सभी जीवों के लिए लागू है। जरा सोचिए, मवेशी, गाय, भैंस अगर स्वस्थ नहीं होएंगी तो दूध ज्यादा उत्पन्न नहीं करेंगी, नहीं करेंगी ना। अगर स्वस्थ होएंगी तो दूध ज्यादा उत्पन्न करेंगी। हाँ, अभी हो जाऊंगा, साइड में हो जाऊंगा, पहले एक बार मैं बता दूं फिर मैं साइड में हो जाऊंगा, ठीक है। पहले एक बार मैं पूरा बता दूं फिर उसके बाद ले लेना, ठीक है बच्चों। हाँ जी, समझ में आ गया। तो उत्पादकता बढ़ेगी, आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी, समझ में आ गया। और जरा सोचिए, आयु काल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है उसकी आयु पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। अब जरा सोचिए, अगर कोई माता जो गर्भवती है, ध्यान से सुनना, कोई माता जो गर्भवती है उसको कोई रोग नहीं है, सुनना, उसको कोई रोग नहीं है, बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, ठीक है, और गर्भवती है। हाँ जी, ध्यान से सुनना बाबू, यहां पर बातें मत करो, मेरी बातों को ध्यान से सुन लो बेटा। हाँ भैया लड्डू कुमार, पहले पढ़ तो ले बेटा, पढ़ तो ले, करा दूंगा ना, पढ़ तो ले, पढ़ेगा तभी तो होएगा ना पूरा, पढ़ना है नहीं, रोना लगा रखा है यहां पर। स्वस्थ नहीं हो क्या, स्वस्थ हो ना। हाँ जी, ध्यान से सुनना। अब क्या बात कर रहा था, हाँ, कोई महिला है, कोई स्त्री है जो गर्भवती है, ठीक है, और बहुत हष्ट पुष्ट है, बढ़िया है, बिल्कुल एकदम फिट फाट है, ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर वो स्वस्थ है, ढंग से आहार ले रही है, बिल्कुल व्यायाम कर रही है, ठीक है, अच्छे से रह रही है, अब उसका जो बच्चा होएगा, जो पैदा होएगा, वो भी स्वस्थ पैदा होएगा। चांसेस तो यही है ना स्वस्थ के, बिल्कुल है। अब कोई एक ऐसी स्त्री जिसको खाना ढंग से नहीं मिल पा रहा है ना, उसके आसपास का वातावरण गंदा है, इमेजिन करना, सोचना, ठीक है। अब जरा सोचिए, उससे उत्पन्न होने वाली संतान जो होगी उसमें मृत्यु दर ज्यादा होएगा, या जो स्वस्थ माता से पैदा होने वाली संतान है उसमें मृत्यु दर ज्यादा होएगा, दूसरी वाली में ज्यादा होएगा ना। तो अब आप जरा सोचिए, अगर शिशु मृत्यु दर की अगर मैं बात करूं तो किस में ज्यादा होएगा, जिसकी माता स्वस्थ होएगी या नहीं होगी। अब जरा सोचिए, शिशु मृत्यु दर की कमी आ जाएगी, किसमें कमी आती जाएगी, जब माता की स्वास्थ्य क्या होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बोला कि जब मदर का स्वास्थ्य सही रहेगा तो बच्चे की मृत्यु दर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीजें हमने बताई है बेटा जी, यहां पर बहुत सिंपल तरीके से बताया कि भैया स्वास्थ्य क्या होता है, हमने मीनिंग बता दिया, स्वास्थ्य व्यक्ति का होना क्यों जरूरी है, क्या फायदे हैं स्वास्थ्य के लिए। तो हमने सीधी सीधी बात बोली कि भैया उत्पादकता बढ़ जाएगी, आर्थिक संपन्नता आएगी, आयु काल बढ़ जाएगा, शिशु की मृत्यु दर कम हो जाएगी, और साथ साथ माता की भी मृत्यु दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बिंदु दर बिंदु भी लिख सकते हैं। मैंने आपको ये चीज समझा दी है, जल्दी से फटाफट जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं हो जाता हूं साइड में खड़ा। फटाफट जल्दी से। परी आप पानी पिला रहे हो बेटा, या पढ़ाई करने आए हैं, जिसको पानी पीना है पी लो भाई। अरे पी लेगा बेटा, आप लोग पढ़ाई में ध्यान रखो ना। गुड इवनिंग, अब आए हो बच्चे, लेट कैसे हो गए, लिख लिया है सर जी, वेल डन। चलिए, सिंपल से 2 बिंदु क्लियर है आपको, वेल डन, बहुत अच्छे। जिसको स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसको चाहिए मैंने बता दिया है। सिंपल से 2 बिंदु क्लियर हो, स्वास्थ्य की परिभाषा बता दी, स्वास्थ्य व्यक्ति का होना क्यों जरूरी है, उसके लिए स्वस्थ होना क्यों जरूरी है, ये भी बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब बात आ रही है ये स्वास्थ्य
या कोई व्यक्ति स्वस्थ कैसे हो सकता है? हाँ, कोई व्यक्ति स्वस्थ कैसे होगा, कैसे वो अपने आप को स्वस्थ रखेगा? ठीक है, तो बहुत सही तरीका है। क्या अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या करना है बाबू? बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा स्वास्थ्य अगर बनाना है तो क्या करना है, जरा सोचिए। देखिए, मैं अपना स्वास्थ्य जो है वो रोज सही करने की कोशिश करता हूं। रोज क्या? एक तो गंदा खाना नहीं खाता, तला हुआ खाना नहीं खाता, बाहर का खाना नहीं खाता। अब वो सामने जो व्यक्ति बैठा है वो हंस रहा है, कह रहा है अच्छा रोज तो बाहर का खाना खाते हो, समोसे चाट खाते हो आप, है? कहने वाली बात है, कभी कभी मन करता है तो खा लेते हैं, लेकिन रोज नहीं खाते हैं। ठीक है, तो घर का खाना खाते हैं, तला हुआ खाना नहीं खाते हैं, पानी जो है वो ढंग का पीते हैं। ठीक है, व्यायाम रोज करते हैं, ये जरूर है। तो खाना आहार सही लेना, ठीक है, और स्वच्छता बनाए रखना। अब आप में से कई होंगे जो ठंड का मौसम है और नहाते नहीं होंगे, मेरे को पता है बालक, मुझे पता है, मैं भी इस अवस्था से गुजर चुका हूं। ठीक है, ठंड में नहाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है तो बेटा रोज नहाना पड़ेगा, यानी स्वच्छता बनाए रखनी पड़ेगी, अच्छा आहार लेना पड़ेगा और नियमित व्यायाम करना पड़ेगा। ये 3 रामबाण इलाज है किस चीज के लिए बेटा जी? याद रखना, किस चीज के लिए? खुद को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन सर एक्सरसाइज करने से तो ज्यादा एटीपी मिलेगी, हैं? हम नहीं नहाते, हम संडे को नहाते हैं। ये कौन सा बालक है? ठीक है बेटा, रोज संडे को नहाओ, हर संडे को नहाया करो, बीच में 7 दिन मत नहाया करो, है ना? ये कहना चाह रहे हो? हाँ, 4 दिन से नहीं नहाया हूं। बहुत अच्छे बेटा, अपनी पोल खोल रहे हो बालक तुम, बहुत अच्छे, कोई बात नहीं। हाँ जी, जल्दी से। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा कि अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए ये 3 पहलुओं को खुद अपने ऊपर अपनाइएगा। ठीक है, ढंग का खाना खाएं, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, ठीक है, नियमित व्यायाम करें। तीनों चीजें करेंगे तो रोग कम से कम लगेंगे। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से। कैसे बच्चे हैं सर? मैं 4 दिन से नहीं नहाया हूं सर, मैं हर संडे को नहाता हूं, बीच में नहीं नहाता हूं। महाराज जय हो आपकी, प्रभु जय हो। चलिए भैया, आसपास कैसे बैठते होंगे बेटा? आपके आसपास लोग हैं? आइए देखिए एक बार। हाँ जी, पहला बिंदु समझ में आ गया। यहां ध्यान से सुनना, दूसरा बिंदु क्या? अब देखिए, हमने कहा कि भैया स्वास्थ्य अगर सही बनाना है तो हमें ये करना पड़ेगा, ये हमने बात कर ली। ठीक है, अब दूसरा बिंदु आ रहा है कि अगर रोग हो गया तो और क्या कर सकते हैं? ठीक है बेटा, पानी बचाओ, कोई बात नहीं, पानी की वैसे भी बहुत कमी है ना? और आपके नहाने से तो भैया पानी खत्म हो जाएगा, है ना? है ना? बहुत अच्छे बेटा। आइए देखिए, आइए देखिएगा, ध्यान से सुनना। बात यह है कि हमने बोला कि भैया हमें स्वस्थ रहना है तो हमें ये 3 रामबाण इलाज जो है अपनाने पड़ेंगे। अब बात आ रही है और क्या क्या तरीके हैं स्वस्थ रहने के। अब जरा सोचिए, क्या बचपन में मतलब जब हम पैदा हुए थे तो हमारा टीकाकरण हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था ना? सोचिए, जिनका टीकाकरण नहीं होगा उनके अंदर ज्यादा चांसेस होंगे किसके? रोग के। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें टीकाकरण भी कराना चाहिए। कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? बिल्कुल कराना चाहिए। ठीक है, जो हम अपने शरीर से मल मूत्र त्यागते हैं, जो हम अपने शरीर से क्या अपशिष्ट पदार्थ त्यागते हैं, यानी मूत्र के रूप में या मल के रूप में, क्या हम ऐसे क्षेत्रों में, हमें कुछ ऐसे क्षेत्रों में रहना चाहिए जहां पर इस तरीके का विष्ट पदार्थ रहता हो, या साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए? साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए, यानी अपशिष्ट का समुचित निपटान करना चाहिए। और इसके ऊपर तो एक मूवी भी बन चुकी है, कौन सी? एक टॉयलेट नाम से एक मूवी भी है, जानते हैं ना? चल, खाने और पीने के संसाधनों को स्वच्छ रख रखाव से रखना चाहिए,
सीधी सी बात है, जो आप खाना आप खाएंगे या जो पानी पिएंगे वो साफ होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए। तो भैया ये कुछ सीधी सीधी बातें हैं, ये कुछ सीधे सीधे तरीके हैं क्या रहने के, स्वस्थ रहने के। पहले क्या था, आहार ढंग का लो, साफ सुथरा लो, खाना पीना साफ सुथरा खाओ, ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखो, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं जिनको हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, उनको क्या इस तरीके से उसका निपटान करो कि उसके अंदर जो रोगाणु है वो आपको ना लगे, आपके अंदर रोग उत्पन्न ना होए। कहीं ना कहीं स्वच्छता बनाए रखें और लोगों को भी बताएं कि स्वच्छता बनाए रखो। मैंने कोशिश करी आपको बताने की, लेकिन आप में से कोई मानने के लिए कुछ हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आपकी मर्जी, मेरा काम था बताना, आपका काम था सुनना। अगर अमल करोगे तो फायदा है, नहीं करोगे तो कोई नहीं। जयराम जी की नियमित व्यायाम, ये भी जरूरी है क्या, शरीर को व्यायाम की जरूरत होती है। अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अकड़न जकड़न पैदा हो जाएगी शरीर के अंदर, अंग जो है धीरे धीरे क्रियाशीलता उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सीधी सी बात है। तो ये सिंपल तरीके थे क्या करने के बेटा, क्या करने के भैया, शरीर को स्वस्थ रखने के। लीजिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, जो लिख रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं लिख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा बच्चे, जल्दी से लीजिए। लिख लिया है, वेरी गुड। चलिए आइए चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। ये हमने सिंपल से 4 एक बिंदु देख लिए, याद रखना क्रम में। क्या, सबसे पहले हमने देखा कि साहब स्वास्थ्य का मतलब क्या था, देख लिया। स्वास्थ्य, स्वस्थ रहने के फायदे क्या है वो देख लिया, कैसे स्वस्थ रहें वो देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब अगला बिंदु है कि अगर हमारे अंदर क्या रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। अगर हम स्वस्थ नहीं है तो हम कब बोलेंगे कि हम स्वस्थ नहीं हैं, है ना। हमने कब बोला कि मैंने कब बोला कि जब मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो मैंने आपको बोला ना कि मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, मेरी कमर में प्रॉब्लम है, मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कहने वाली बात क्या थी कि मेरे शरीर का कोई भाग, कोई अंग या कोई अंग तंत्र जो है अगर ढंग से कार्य नहीं करेगा, मेरे शरीर का कोई अंग या अंग तंत्र जो है अगर वो ढंग से कार्य नहीं करेगा, ढंग से लक्षण उत्पन्न नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति में वो स्वस्थ नहीं है, उसमें क्या हो रहे हैं, रोग हो रहे हैं। अब जरा जल्दी से सोच समझ के मुझे बताएं, स्वास्थ्य की परिभाषा और रोग की परिभाषा दोनों में अंतर समझ में आया। हमने बोला कोई व्यक्ति स्वस्थ कब है, हमने बोला जब वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होएगा, तब हम उसको बोलेंगे कि वो स्वस्थ व्यक्ति है। फिर हमने बोला कि भैया रोग कब कहलाएगा, जब हम बोलेंगे कि जब शरीर के एक या एक से अधिक अंग या अंग तंत्र के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न लक्षण प्रकट होते हैं, तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमारे अंदर रोग है। मीनिंग बहुत सिंपल सा था, क्या कि हमारे शरीर का एक या एक से ज्यादा अंग या अंग तंत्र खराब हो जाता है, और अगर खराब हो जाएगा तो कुछ अलग लक्षण उत्पन्न होंगे, और अगर अलग लक्षण उत्पन्न होंगे तो हम बोलेंगे कि हम स्वस्थ नहीं हैं, हमें रोग है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे आप लोग भारी सामान उठा सकते हैं, मैं नहीं उठा सकता हूं क्योंकि मेरी कमर में प्रॉब्लम है, मैं नहीं उठा पाता हूं। ठीक है, तो जरा सोचिए, मेरे अंदर एक लक्षण उत्पन्न हुआ कि मैं वो कार्य नहीं कर पा रहा हूं जो आप कर पा रहे हैं, यानी मैं उस हिसाब से स्वस्थ नहीं हूं। सिंपल, बताएं, समझ में आ गया। तो रोग की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि रोग का मतलब क्या होता है। इसमें क्या रिपीट करना है मिराज, मिराज समझ में नहीं आया, क्लास नहीं चल रही है, क्या बात कर रहे हैं बेटा।
क्लास चल रही है बच्चों, आ रही है आपके पास, चल रही है, समझ नहीं आया? अच्छा चलो समझाता हूं, वापस से समझाता हूं। देखो, जिनको समझ में नहीं आया है थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करो, थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करो, मामूली सा। एक व्यक्ति है जिसके सारे अंग ढंग से कार्य कर रहे थे। सिंपल, अंग क्या मिलकर क्या बनाते? अंग तंत्र बनाते हैं, वो ढंग से कार्य कर रहे थे। चलो, अब मैंने बोला, मान लेते हैं मैं हूं, ठीक है, मेरी रीढ़ की हड्डी जो है वो ढंग से कार्य नहीं कर रही है, ठीक है, दर्द हो रहा है, मेरे पैर में वो दर्द फैल रहा है ना, और वो दर्द जो है पैर तक फैल चुका है। अब जरा सोचिए, उससे मेरे अंदर एक लक्षण उत्पन्न हो रहा है, मेरे अंदर ये टांग जो है, मेरी पैर जो है, ये उठ नहीं रहा है, कार्य नहीं कर पा रहा है। जरा सोचिए, एक लक्षण उत्पन्न हुआ, क्या खराब हुआ? मेरे शरीर का एक अंग खराब हुआ ना? उस खराब होने से मेरे अंदर कोई लक्षण पैदा हुआ, ठीक है। अब जरा सोचिए, वो लक्षण पैदा हुआ क्योंकि मेरे शरीर का कोई अंग खराब हो गया था। तो जरा सोचिए, उस परिस्थिति को क्या मैं रोग बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? बोलूंगा ना। तो रोग का मतलब क्या हुआ? क्या कि जब शरीर का कोई भाग, कोई अंग, या तो एक या एक से ज्यादा, या तो अंग खराब हो गया, या तो एक अंग खराब हुआ, या एक से ज्यादा अंग खराब हो गए हैं। अब एक से ज्यादा अंग खराब हो जाएंगे, मान लो किसी के पाचन तंत्र में आमाशय खराब हो गया, आंत खराब हो गई, यानी उसका तंत्र खराब हो गया। कौन सा? पाचन तंत्र खराब हो रहा है, ठीक है। अगर उन अंगों पर, उन अंग तंत्रों पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा, कोई रोगाणु ऐसा घुस गया जिसने अलग प्रकार के लक्षण उत्पन्न कर दिए हैं, तो हम बोलेंगे क्या कि भैया वो व्यक्ति संक्रामित हो गया, उसके अंदर रोग उत्पन्न हो गए हैं। खत्म, ये रोग की परिभाषा थी। हाँ जी, बताएं, क्या ये चीज समझ में आ गई है? रोग की परिभाषा अब क्लियर है? बताएं बताएं बताएं, अब समझ में आ गया बच्चों? रोग की परिभाषा क्लियर है? जिसने पूछा था समझ में नहीं आया, अब क्लियर है बच्चे? चलें आगे, चल, वेल डन। अब आगे चलते हैं। ये तो हमें पता लग गया अब रोग क्या है। अब आगे, रोग जो होते हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं संक्रामक। कौन से बच्चों? एक होते हैं संक्रामक, यानी हमने रोगों को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक संक्रामक में और एक असंक्रामक में। संक्रामक का मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा, सीधी सी बात है, वो क्या है? संक्रामक है। और असंक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, सीधी सी बात है। अब जरा जल्दी से मुझे बताएं, एड्स नाम सुना है ना? क्या एड्स एक लड़के से लड़की में, या एक स्त्री से पुरुष में, या पुरुष से स्त्री में जा सकता है या नहीं जा सकता? सोचिए, असुरक्षित यौन संबंध से, या माता से बच्चे में, या कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा सुई का उपयोग करने से, ठीक है, संक्रमित सुई का उपयोग करने से, रक्तदान करने से क्या एड्स होता है? क्या एड्स एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में जा सकता है या नहीं जा सकता? जा सकता है ना। तो क्या एड्स संक्रामक रोग है कि असंक्रामक है? आप सीधी सी बात है बोलेंगे क्या एड्स क्या ऐसा है? संक्रामक है। लेकिन कैंसर, जरा सोचिए, एक व्यक्ति को कैंसर है, क्या उससे हाथ मिलाने से कैंसर हो जाएगा? क्या उस व्यक्ति के साथ अगर कोई असुरक्षित यौन संबंध स्थापित भी कर लेता तो क्या दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा? नहीं होएगा, ठीक है। रक्तदान करने से हो जाएगा? नहीं होएगा। तो कहने वाली बात जो थी वो ये थी, क्या असंक्रामक रोग का उदाहरण क्या हो गया भैया? कैंसर। और संक्रामक रोग का उदाहरण क्या है यहां पर? एड्स। और ये दोनों रोग इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, हमने यहां पर पहले पढ़ा रोग क्या है, रोग की परिभाषा दी, फिर हमने रोग को दो कैटेगरी में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। एक सीधा बोला संक्रामक, दूसरा बोला असंक्रामक। संक्रामक का मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जैसे जुकाम हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। ये क्या है? टीबी हो गया। समझ में आ गया? ये कुछ ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं, ठीक है। और असंक्रामक
जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते उन्हें हम क्या बोलते हैं? असंक्रामक, जिसका इंपॉर्टेंट उदाहरण कौन है? कैंसर है। ठीक है, तो बताएं ये सिंपल सी, हाँ कोरोना, अरे बाबा कोरोना सबसे इंपॉर्टेंट, आज की डेट में सबसे खतरनाक संक्रामक रोग जो फैला पड़ा है, पूरे विश्व भर में महामारी घोषित कर दी गई है। कौन सा? कोरोना। चलिए वेल डन। हाँ जी बेटा, ये सिंपल सी चीज बताएं, समझ में आ गई है? मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आई होप ये सिंपल सी चीज समझ में आ गई होंगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट। हाँ जी क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं। वेल डन। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया बच्चों? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए असुरक्षित यौन संबंध क्या होता है? एड्स पढ़ेंगे ना बेटा, वहां तब बता दूंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना सा याद रखना कि कहीं ना कहीं आपने चैप्टर पढ़ा था मानव जनन, तो वहां पर एक संभोग प्रक्रिया पड़ी थी, जब नर अपने शिशन के द्वारा मादा योनि भाग में वीर्य संचित कर देता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संभोग। ठीक है, अब इस प्रक्रिया के दौरान अगर कोई व्यक्ति ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल करता है जिससे क्या संक्रमण करने से बचा जाए, जैसे हमने बात करी थी जनन स्वास्थ्य में क्या बेटा जी, कि कंडोम, कुछ ऐसे युक्तियां हैं जिनका उपयोग कौन करते हैं? नर उपयोग करते हैं, ताकि यौन संबंध बनाते समय क्या, कि रोग ना फैले नर से मादा में या मादा से नर में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अगर ऐसी युक्तियों का इस्तेमाल ना किया जाए तो उस प्रक्रिया को बोला जाएगा क्या? असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, हाँ जी आइएगा, अब पढ़ते हैं क्या बेटा जी यहां पर? मानव में सामान्य रोग। कौन से रोग पढ़ने वाले हैं? सर टीवी से भी रोग फैलता है क्या? आंखों में तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, आंखों में रोग हो जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, बिल्कुल होता है टीवी से रोग। और अगर आप ज्यादा देखते हैं तो कृपया करके आज से देखना कम कर दीजिएगा, जो भी ज्यादा टीवी देखते हैं। चलें आगे, आइएगा बेटा जी यहां पर। अब इस चैप्टर का अगला टॉपिक जो आ रहा है क्या, हम इस चैप्टर में कुछ रोग पढ़ने वाले हैं, कुछ सामान्य रोग पढ़ने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, चीजें मैं बताता जा रहा हूं। सर टीबी? हाँ जी बिल्कुल है, टीबी बिल्कुल है। अच्छा टीवी पूछ रहे हो कि टीबी पूछ रहे हो बालक? ट्यूबरक्यूलोसिस की टेलीविजन, क्या पूछना चाह रहे हो? चलिए, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, टाइम ही नहीं होना चाहिए टीवी के लिए। आइएगा, मानव में सामान्य रोग पढ़ रहे हैं, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा। कहने वाली बात यह है क्या, कि रोग जो है वो किससे हो रहे हैं? आप बोलेंगे सर रोगाणु से हो रहे हैं। अब ये रोगाणु कौन है? आप बोलेंगे सर ये सूक्ष्म जीव हैं। कौन से सूक्ष्म जीव हैं जिनके कारण रोग हो सकते हैं? हमने बोला सर जीवाणु से हो सकते हैं, हमने बोला सर विषाणु से हो सकते हैं, हमने बोला सर प्रोटोजोआ से हो सकते हैं, हमने बोला सर कवक से हो सकते हैं, हमने बोला सर कृमि से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनसे क्या हो सकते हैं? रोग हो सकते हैं। जीवाणु जनित हो सकते हैं रोग, विषाणु जनित हो सकते हैं रोग, प्रोटोजोआ जनित हो सकते हैं, कवक जनित हो सकते हैं, कृमि जनित हो सकते हैं। कृमि का मतलब गोल कृमि, चपटे कृमि, फीता कृमि, ये नाम सुने हैं ना? एस्केरिस वेस्केरिस नाम सुना है ना? 11th में आया था ना, याद करिए। प्लेटी हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज, ये कुछ वर्ड आए थे ना, तो वो किसके अंदर आते हैं? कृमियों के अंदर आते हैं, गोल कृमि, चपटे कृमि। ठीक है, हाँ जी वेरी गुड, हेलमिंथीज से, वेल डन। कवक आप जानते हैं फंगस, प्रोटोजोआ नाम सुना ही होगा, जैसे मलेरिया किससे होता है? एक प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम से। विषाणु वायरस, जीवाणु बैक्टीरिया। तो ये कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं
जिनसे क्या होते हैं, जिन ऐसे सूक्ष्मजीव जो रोगाणु कहलाते हैं, जिनसे क्या उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जीवाणु जनित पढ़ेंगे, फिर विषाणु जनित, फिर प्रोटोजोआ जनित। कवक हमारे दे नहीं रखा है, क्रमी बहुत कम है, मैं बता दूंगा फिर भी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कौन सा, जीवाणु जनित रोग पढ़ने वाले हैं। आइएगा आगे चलते हैं। सबसे पहले, अब आप बोलेंगे सर ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी मिलेगा, टेंशन नहीं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आगे चल रहे हैं। सर इंग्लिश में लिखिए, काहे भैया, हिंदी मीडियम की क्लास है बेटा ये, और अगर आपने इंग्लिश बोला है तो मैं यहां पर लेकर आया हूं, ठीक है। चलिए जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। किसका, ये दो आपके बैक्टीरिया, कहीं वर्ड लिखा हुआ है, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु जनित रोग हैं। कौन से रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। पहले तो मुझे बताएं, यहां पर कोई इंग्लिश मीडियम का तो नहीं है ना भैया, कहीं गलती से इंग्लिश मीडियम का यहां पर कोई आया तो नहीं है ना। हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा अखिलेश, बिल्कुल मिल जाएगा बच्चे, फिर भी ले लो ना बालक, ले लो, जब टाइम दे रहा हूं तो ले लो, जल्दी से लीजिए फटाफट। हाँ जी, कोई है तो नहीं बच्चा यहां पर, कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा, क्योंकि एक बच्ची थी जिसने बोला कि सर इंग्लिश में लिखो। बेटा आप इंग्लिश मीडियम से हैं राधा, जल्दी से मुझे बताएं। चलिए ले लिया। आइए, सबसे पहला हम जीवाणु जनित रोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला हम जीवाणु जनित रोग पढ़ने वाले, कौन सा, टाइफॉइड। कौन सा रोग पढ़ेंगे, टाइफॉइड। सबसे पहला बिंदु जरा ध्यान से सुनना बेटा जी, टाइफॉइड नाम सुना हो, अगर अच्छी बात है, नहीं सुना तो याद रखना, टाइफॉइड एक रोग है, जीवाणु जनित है, भूलना मत, जो किससे होता है, एक जीवाणु से जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। आप बोलेंगे सर हिंदी में नहीं मिलेगा, अरे ये लो बालक, ये रहा, हिंदी में भी लिखा हुआ है, लेकिन पहले समझ तो लो। क्या बोला, टाइफॉइड क्या है बेटा, एक रोग है, ठीक है, जो किससे हो रहा है, एक जीवाणु से हो रहा है, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। क्या परेशानी हो रही है भाई, आप लोग पढ़ते क्यों नहीं, आप इतनी बातें करते हो, इतनी बातें करते हो ना भाई, और लड़के तो स्पेशली बहुत ज्यादा करते हैं, लड़कियां यहां नहीं कर रही हैं, लड़कों ने तो आग लगा दी है भाई, बातें करे जा रहे, बातें करे जा रहे, बातें करे जा रहे, भैया पढ़ने आए तुम बातें करने आए, बतौलो। ऐसा कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां बहुत बातें करती है, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। इधर देखिएगा, क्या टाइफाइड एक रोग है जो किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, ठीक है। अब जब ये साल्मोनेला टाइफी चला जाएगा, कौन चला जाएगा, साल्मोनेला टाइफी चला जाएगा, तो क्या होगा, फीवर आएगा, बुखार आएगा, ज्वर जिसको बोला जाता है, ठीक है। वीकनेस आएगी, वीकनेस का मतलब कहीं ना कहीं इतना तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा शरीर। स्टमक पेन यानी पेट में दर्द होएगा, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये हिंदी में मैं अभी आपको बता दूंगा। ये तीन मुख्य लक्षण थे किसके बेटा जी, टाइफाइड के, अभी बता रहा हूं कैसे होएगा। देखिए, अगर आप दूषित जल पी लेते हैं, कौन सा जल पी लेते हैं, दूषित जल पी लेते हैं, खराब, हाँ थकान, थकान बाबा, वीकनेस का मतलब थकान, हाँ जी, दूषित जल पी लेते, साफ पानी नहीं है, तो संक्रमित है वो पानी, साफ नहीं है पानी, तो चांसेस है किस चीज के, टाइफाइड होने के, ठीक है। अब ये जो टाइफाइड है ना, इसका एक बहुत फेमस चीज कहानी है, क्या, एक लेडी थी मैरी मेलोन, ठीक है, जिसको हम, इस रोग को हम टाइफाइड मैरी भी इसलिए बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उसको था टाइफाइड, और वो क्या थी, पेशे से कौन थी, एक कुक थी, ठीक है, जो खाना बनाती थी और लोगों को खाना परोसती थी, जिसने जाने कितने हजारों लोगों को टाइफाइड कर दिया। तो जरा सोचिए, टाइफाइड जो है, क्या वो एक संक्रामित रोग है या नहीं है,
बताएं, क्या ये जो चीज मैंने बताई है, क्या ये सिंपल सी चीज आपको समझ में आई है या ये ऊपर से निकल गई? जरा जल्दी से मुझे बताएं टाइफाइड के बारे में। किससे हो रहा है? साल्मोनेला टाइफी। कैसे जा रहा है साल्मोनेला टाइफी? संक्रामित जल से जा रहा है, जल दूषित जल से जा रहा है। जल अगर खराब है, साफ नहीं है, वो पीने से टाइफाइड हो सकता है। क्या क्या लक्षण है? बुखार आएगा, तेज बुखार होएगा, क्या आएगी? थकान होएगी, पेट में क्या होएगा? दर्द होएगा। सिंपल सा था, ठीक है। अब इसकी एक फेमस कहानी क्या थी कि भैया एक कुक थी, एक कुक। कुक का मतलब तो समझ में आता है ना, या ये भी बताना पड़ेगा कुक का मतलब क्या है? तो लिख लो भैया यहां पर, कौन? कि भैया वो एक रसोइया थी। कौन? मैरी मेलोन, ठीक है, जिसको क्या था? टाइफाइड था, और उसने हजारों की संख्या में खाना खिला खिला के लोगों को क्या कर दिया था? टाइफाइड कर दिया था। इस वजह से इस मैरी मेलोन को नाम से फेमस हो गया टाइफाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइफाइड मैरी भी बोला जाता है। याद रखना, इस रोग का दूसरा नाम क्या है? टाइफाइड मैरी या मियादी रोग बोला जाता है। याद रखना, इसको मियादी रोग बोलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको हिंदी में आपने बोला तो साहब मैं हिंदी में भी ले आया। फटाफट जल्दी से एक बार इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, जो मैंने बताई है वही की वही लिखी हुई है। क्या? साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक कौन है? जीवाणु है, जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर उत्पन्न होता है। टाइफाइड ज्वर का मतलब टाइफाइड बुखार उत्पन्न होता है, ठीक है। ज्वर का मतलब क्या है यहां पर? बुखार। यह रोगजनक आमतौर से संदूषित यानी कंटेमिनेटेड भोजन और पानी के द्वारा छोटी आंत में घुस जाता और वहां के से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। सिंपल सी लाइन। क्या बोला? कि दूषित खाना खाओगे या दूषित जल पियोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जाएगा, अंदर आपके जाने से आपके रक्त में आ जाएगा, रक्त से होता हुआ हमारे शरीर में फैल रहा है, ठीक है। जिससे क्या लक्षण उत्पन्न होंगे? क्या होएगा? बुखार होएगा। उच्च ज्वर का मतलब बुखार, ठीक है। 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो जाएगा? बुखार होएगा, सेल्सियस। कमजोरी आएगी यानी थकान होएगी। आमाशय में पीड़ा। क्या ये 3 लक्षण मैंने नहीं बताए थे? जरा सोचिए, बोले थे ना। पुरावा नहीं दिख रहा? कौन सा पुरावा नहीं दिख रहा तेरे को? सर पुड़वा नहीं दिख रहा? पुड़वा? सर पापा को टाइफाइड है। देखो देखो, जिनको है आप उनसे पूछ सकते हो, क्या कोई खाना ऐसा तो नहीं खाया था बाहर का जिससे क्या हो गया हो? टाइफाइड हो गया, है ना। तो दूषित जल से, दूषित खाना खाने से, दूषित पानी पीने से क्या हो सकता है? टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, क्या होंगे लक्षण? मैंने बोला बुखार होएगा, मैंने बोला कमजोरी आएगी, और आमाशय में क्या होएगी? पीड़ा होएगी, ठीक है। उसके साथ साथ कब्ज भी होती है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या था बेटा जी? कब्ज होता है, ठीक है। सिर दर्द होएगा, भूख नहीं लगेगी। ये बहुत नॉर्मल से लक्षण है। भूख नहीं लगना तो आप में से कईयों का भी होता होगा। सिर दर्द मेरे को बहुत होता है, कब्ज नहीं होती है। याद रखना, कब्ज जो है कौन से रोग में हो रही है बेटा जी? टाइफाइड रोग में हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। अभी टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, पहले पढ़ लो। हाँ जी, अगर ये बहुत ज्यादा, अगर इसकी रोकथाम नहीं की जाए तो भैया ये आंत में छेद कर देते हैं, और जिससे मृत्यु तक हो सकती है, ठीक है। याद रखिएगा, भूलना मत इस चीज को। टाइफाइड जो, हाँ बाबा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। क्या? कि टाइफाइड रोग जो है या टाइफाइड बुखार जो है, उसकी पुष्टि जो है एक टेस्ट से की जाती है, और इससे क्वेश्चन बनता है। याद रखना, कौन सा टेस्ट है? कोई मुझे बता सकता है जल्दी से? वैसे तो आप लोगों ने देख लिया होगा। टेस्ट का नाम है क्या? विडाल टेस्ट। क्या नाम है? विडाल टेस्ट। अब जो बच्चे वो पूछ रहे हैं कि सर कब्ज क्या होती है, अरे यार बता देता हूं अभी कब्ज क्या होती है, ये भी बता देता हूं भैया कब्ज क्या होती है। विडाल टेस्ट याद रखिएगा। क्या? कि ये वो टेस्ट है, स्क्रीन पर लिखा हुआ पूरा नहीं दिखाई दे रहा है? अरे तो मैं हटूंगा तभी तो पूरा दिखेगा ना बालक, अभी तो मैं खड़ा हूं ना।
हाँ जी, विडाल टेस्ट वो टेस्ट है बेटा, याद रखना, जिससे हम पता लगाते हैं किस चीज का, टाइफाइड रोग का। तो भूलिएगा मत, टाइफाइड रोग का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैरी मेलोन मैंने आपको बता ही दिया है, जिसके कारण इसको रोग को हम क्या बोलते हैं, मियादी रोग, मियादी रोग या मैरी, टाइफाइड मैरी बोला जाता है। ठीक है, अब एक काम करें, मैं साइड में हट जाता हूं और अपना फोन जो है ना उसमें पूरी स्क्रीन में देखे। प्रशांत ये क्या लिख रहे हो आप, आपने हॉस्पिटल में वर्क करा है? बेटा आप कौन सी क्लास में हो प्रशांत? हाँ जी, अब एक काम करें, इसका लीजिए यहां से स्क्रीनशॉट पूरा। हाँ जी बिल्कुल, टीका लगाया जाता है। अच्छा, आपने हॉस्पिटल में काम किया है प्रशांत, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। हाँ जी, ले लिया है, समझ में आ गया। ये हमने कौन से रोग के बारे में पढ़ा है भैया, टाइफाइड। अब जो बोल रहे हैं सर पूरा नहीं आ रहा है, इसमें पूरा नहीं दिखाई दे रहा, अरे बंधु जरा सोचो, जो पढ़ाया है सुनाई तो दे रहा जा रहा है ना, सुनाई अगर दिया जा रहा है तो वो लिख तो सकते हो ना। नीरज पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ, मुझे बहुत बच्चे परेशान करते, पढ़ाने नहीं देते हैं भैया। हाँ जी, बांगड़ू, चलिए बांगड़ू भी है, बंधु भी है, बुड़बक भी है, जाने कितने वर्ड हैं, पढ़ लो बेटा। हाँ जी, बंद कर दीजिए सर, आप डांटते क्यों नहीं, बड़ा ना असर पड़ रहा है डांटने का। हाँ जी, तो ये कौन सा रोग था भैया, टाइफाइड, हमने पढ़ लिया है, सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा याद रखना है। टाइफाइड किससे हो रहा है, बिंदु दर बिंदु लिखते जाओ ना भैया, जिसको नहीं दिखाई दे रहा बिंदु दर बिंदु लिखते जाओ, सामने लिखा हुआ है। टाइफाइड किससे हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी, कौन है, जीवाणु है। ठीक है, जब ये अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा साहब, ये संदूषित यानी दूषित भोजन या जल से जा सकता है। अंदर जाएगा तो अंदर जाकर क्या लक्षण उत्पन्न कर रहा है साहब, हमारे शरीर के तापमान को बढ़ा देगा, कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी, पेट में दर्द होएगा। और कब्ज, किसी ने पूछा है कि कब्ज क्या होती है, तो पहले मुझे बताओ, दस्त पता है, दस्त और कब्ज दो अलग अलग चीजें हैं। अगर लूज मोशन होता है, यानी जो हमारे अंदर जो मल था वो पानी के रूप में अगर निकल जाता है, अब इससे सिंपल तरीके से और मैं क्या बताऊं कि मल जो होता है, और सिंपल भाषा में क्या बोलूं कि भैया, पॉटी जो होती है वो पानी के रूप में अगर निकल जाती है तो वो क्या कहलाता है, लूज मोशन यानी दस्त। और वही मल अगर ठोस रूप में, जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, ठोस रूप में जब निकलेगा तो उस परिस्थिति को हम बोलते हैं कब्ज। आई होप समझ में आ गया होगा। बाबा कसम से बंगाली बाबा बनाकर रख दिया आप लोगों ने मुझे, कब्ज नहीं पता है तुम्हें, हैं? हाँ जी, सिर दर्द होएगा, भूख नहीं लगेगी, ये कुछ लक्षण थे, सिंपल से याद रखना। ठीक है, अगर इसका ध्यान ना दिया जाए, टीका वीका ना लगवाया जाए तो आंत्र में छिद्र हो जाएंगे, मृत्यु होने के चांसेस भी हैं। टाइफाइड का पता लगाते हैं कौन से टेस्ट से, विडाल टेस्ट से। एक इसके लिए एक बहुत ही फेमस घटना थी, एक बहुत ही फेमस मामला हुआ था, किसके नाम से, मैरी मेलोन, जो एक कुक थी, जो एक रसोइया थी, जो अपने खाने के द्वारा उसने वर्षों तक एक वाहक के रूप में लोगों के अंदर टाइफाइड रोग को पहुंचाया था। इसकी वजह से टाइफाइड को हम मियादी रोग या टाइफाइड मैरी बोलते हैं। यह हमारा पहला रोग था, कौन सा, जीवाणु जनित रोग, कौन सा, टाइफाइड। अब दूसरा पढ़ने वाले हैं, जरा जल्दी से सुनिएगा, कौन सा बेटा जी, दूसरा पढ़ेंगे हम, न्यूमोनिया। क्या पढ़ने वाले हैं,
निमोनिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिखाई दे जाएगा। निमोनिया ये आपको नोट्स में मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा नोट्स में। ठीक है, निमोनिया, हाँ जी, किससे होता है निमोनिया? भैया दो प्रकार के जीवों से हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, दोनों ही जीवाणु हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से क्या हो सकता है? निमोनिया। या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से क्या हो सकता है? निमोनिया। यानी दोनों से हो सकता है क्या? निमोनिया। नाम सुना है निमोनिया? सुना है? छोटे बच्चे जो होते हैं सांस लेने में तकलीफ होती है और जब रात को सोते हैं तो सांस नहीं आती है, बहुत तेज गड़गड़ गड़गड़ आवाज आती है, कफ जम जाती है अंदर, है ना, बलगम जम जाती है। अब कफ बोलेंगे मतलब बलगम जो होती है वो अंदर जम जाती है। ठीक है, या बलगम ना बोलकर मैं ये बोलूंगा कहीं ना कहीं श्लेष्मा जो होती है वो अंदर हमारे फेफड़ों में जमने लग जाती है। ठीक है, आइएगा आइएगा, ध्यान से सुनते हैं। अब इसके ये इंग्लिश में समझ में नहीं आएंगे तो मैं हिंदी में आपको जल्दी से दिखा देता हूं। किसका? निमोनिया। देखिए निमोनिया में बहुत सिंपल सी चीज यहां पर लिखी हुई है कि साहब किससे हो रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है किससे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से या हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी से। दोनों ही क्या है भैया? जीवाणु है जिनसे क्या हो रहा है? निमोनिया रोग। सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल और क्या बताऊं साहब? इन दोनों जीवाणु से हो रहा है क्या? निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से और हीमोफाइलस या हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी से क्या हो रहा है? आपका निमोनिया। ठीक है, अब होएगा क्या जब ये हमारे अंदर जाएगा? अब कैसे जाएगा वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये सुनो, जब ये हमारे अंदर जाता है तो हमारे फेफड़ों में जाएगा। अब जरा सोचिए, हमारे फेफड़ों को फुफ्फुस बोलते हैं, इतना तो पता होगा ना, फेफड़ों को क्या बोलते हैं? फुफ्फुस यानी लंग्स, पता है ना। अब जरा इतना सा सोचिए, हमारे फेफड़ों के अंदर 11th क्लास में याद करिए, फेफड़ों में कोई कुप्पिका नाम की कोई चीज होती थी, कुप्पिका, जिन्हें हम वायुकोष्ठ या एल्वियोलाई नाम देते थे। ये नाम सुना है नहीं सुना? क्या? वायुकोष्ठ, एल्वियोलाई, कुप्पिका, याद आ रहा है? फेफड़ों में होती थी इस प्रकार से, और यही वो कुप्पिका है जहां पर गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है हमारे कुप्पिका और रक्त के बीच में। क्या ये चीज पता है या ये चीज ऊपर से उड़ती हुई जा रही है? जरा जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये चीज पता है आपको या ये ऊपर से उड़ गई है जो मैंने अभी अभी बोली है? पता है ना? मुझको हुआ था। ओके, निमोनिया बेटा ज्यादातर बच्चों को हो जाता है, मुझे भी हो जाता है, कई बार हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है अभी बताऊंगा, लेकिन जिनको पता नहीं है तो बांगड़ू 11th में क्या किया था तुमने? हैं, क्या किया था 11th में? बुक तुम्हारे पास थी, तुम खुद भी तो पढ़ सकते थे ना, है ना? बुक थी तो उसको खोलकर देख तो सकते थे, फेफड़े का डायग्राम ही देख लेते, उस फेफड़े के डायग्राम के अंदर ही देख लेते कुछ कुप्पिका नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? हाँ जी, ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब जिनको नहीं पता है जरा जल्दी से ध्यान से देखो इधर। ये ऐसे हमारी श्वास नलिका होती है, यहां पर ये जाती है और खुलती है किसमें? हमारे फेफड़ों में। ज्यादा बड़ा बना दिया क्या? ठीक है, इस तरीके से हमारे फेफड़ों में खुलती है कौन? ये हमारी श्वास नलिका, और ये दो भागों में बट जाती है। इनको हम बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। ये श्वसनी फिर आगे विभाजित हो जाती है, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीय श्वसनी, तृतीय श्वसनी, फिर श्वसनी आगे विभाजित हो जाती है, श्वसनिका, प्राथमिक श्वसनिका, द्वितीय श्वसनिका, तृतीय श्वसनिका, इस तरीके से ये इस तरीके से ब्रांचिंग होती जाती है, और आखिरी में ये जाकर खुलती है किसमें? एक संरचना में, गोल थोड़ी सी बड़ी कर दिखाई है, जिसका नाम है कुप्पिका। क्या नाम है बच्चों इसका? कुप्पिका। ठीक है,
अब हमारे अंदर रक्त जो होता है नलिकाओं से बहता है, बहता है ना। तो जरा देखिए यहां पर एक नलिका आ रही है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, यहां पर एक नलिका आ रही है, रक्त नलिका। कौन आई है बच्चों? ये रक्त नलिका है, और ये रक्त नलिका अपने साथ लेकर आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेकर आ रही है अपने साथ? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कुपिका में हमने खींचा है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कुपिका से हमारे रक्त में चला जाएगा, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड यहां आ जाएगी, यहां से होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देंगे, अंदर से होती हुई ऑक्सीजन हम अपने रक्त में डाल देंगे। सीधी सी बात है। तो गैसों का आदान प्रदान हमारे अंदर कहां पर होता है? फेफड़ों में होता है। किसके बीच में? हमारे रक्त और कुपिका के बीच में होता है। स्नेहा कुमारी, क्या आप आज पहली बार क्लास में आई हैं क्या? कल क्लास में नहीं थी आप बेटा? क्या आपने कल क्लास अटेंड करी थी? कल कुछ बताया था या नहीं बताया था? खुशबू, कल आप थे? क्या आपको पता है कल कुछ बोला था या नहीं बोला था? कल क्लास में थे या नहीं थे? पहले तो ये मुझे बताओ, जो ये पूछ रहे कि सर क्लास कितने बजे तक चलेगी, 9 तो बज गए हैं। नहीं थे ना? क्यों नहीं थे पहले तो ये बताओ। हैं? फर्स्ट क्लास है? किस किस का फर्स्ट क्लास है भाई? रोहित आपका फर्स्ट क्लास है? ये पता है आपको? चलो हाँ बेटा, जिनको नहीं पता है कृपया करके ध्यान से सुन लो, 9:30 बजे तक क्लास चलती है। 10 बजे तक नहीं, 9:30 बजे तक। ठीक है? ठीक है, अब याद रखना। अब जिनकी फर्स्ट क्लास है ठीक है, अब याद रखना। और जिनकी पहले से चल रही है, जो बीच में आ रहे हैं और पूछ रहे हैं, कृपया करके पूरी क्लास लिया करो, फिर पूछा करो। ठीक है? आइए ध्यान से सुनिएगा। तो गैसों का आदान प्रदान इस तरीके से हमारे फेफड़ों में होता है, और ये चीज हम 11th क्लास में पढ़े थे, याद रखना। नहीं नहीं ढाका जी, आप फर्स्ट क्लास नहीं है आपकी, मजाक कर रहे हो, आप आए हुए हो पहले। ठीक है? हाँ, विलेन तुम्हारी भी है ना फर्स्ट क्लास है। अच्छा बांगड़ू, आइए जरा जल्दी से ध्यान से सुनिएगा। हाँ रितिका, आपकी भी फर्स्ट क्लास है। मैं भी बेटा आज फर्स्ट क्लास ही ले रहा हूं, मैंने आज तक आपकी क्लास नहीं ली थी। ठीक है? चलिए, तो कहने वाली बात जो थी यहां पर, क्या, ध्यान से सुनना। प्रशांत कश्यप, क्या बोला था? कितने बजे तक क्लास है? कृपया करके कमेंट्स ना करें। बोला था ना 9:30 बजे तक क्लास होगी। हटा दीजिए और जल्दी से यहां पर ध्यान से सुनिएगा जो चीज बोली जा रही है। ठीक है? निमोनिया इन दोनों जीवाणुओं से हो रहा है। निमोनिया करने वाले ये जीवाणु अगर हमारे अंदर चले जाते हैं तो किसको संक्रामित करते हैं? हमारे फेफड़ों को। फेफड़ों में किसको संक्रामित करते हैं बेटा जी? हमारी इन कुपिकाओं को। क्या संक्रामित कर रहे हैं? कुपिकाओं को संक्रामित कर रहे हैं। कौन? ये हमारे दोनों जीवाणु जो हमारे फेफड़ों में चले गए हैं। किसको संक्रामित कर रहे हैं? कुपिका को, जिसको हम वायु कोष्ठ बोलते हैं या एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है? अब जब ये इन्हें संक्रामित करेंगे तो इन संक्रमण से क्या होगा? इस कुपिका के अंदर तरल इकट्ठा हो जाएगा, लिक्विड। क्या इकट्ठा होने लग जाएगा? लिक्विड होने लग जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर तरल भरता जाएगा तो क्या गैसों का आदान प्रदान क्या ढंग से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? बहुत सिंपल सा बच्चों वाली चीज है, 12th क्लास में है, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। अगर तरल भर जाएगा तो गैसों के आदान प्रदान में दिक्कत आएगी, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, सीधा सा। ठीक है? जिससे बुखार आएगा, ज्वर का मतलब बुखार आएगा, ठिठुरन होएगी यानी कपकपी छूटेगी, खांसी आएगी, सिर दर्द होएगा। ये किसके लक्षण हैं भैया? ये सिंपल से लक्षण है किसके? निमोनिया के। तो अब आप मुझे बताएं, क्या मैंने अभी तक निमोनिया में जो सिंपल सी चीजें बताई हैं, क्या ये चीज समझ में आ गई है? क्या निमोनिया किससे हो रहा है? 2 प्रकार के जीवाणु से हो सकता है, या तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी से।
ये जीवाणु जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो कुपिका है उसको संक्रमित करता है, कुपिका के अंदर तरल भरने लग जाता है, और कुपिका में अगर तरल भरेगा तो गैसों का आदान प्रदान ढंग से नहीं होएगा, जिससे सांस लेने में तकलीफ होएगी, बुखार होएगा, ठिठरन होएगी, ठिठरन यानी कपकपी छूटेगी, खांसी होएगा, सिर दर्द होएगा। ये सिम्टम्स हैं। किस चीज के सिम्टम्स हैं? याद रखना, किस चीज के लक्षण हैं बेटा जी? हमारे निमोनिया के लक्षण हैं। ठीक है। और अगर इसकी रोकथाम नहीं करी, अगर दवाई नहीं ली, अगर डॉक्टर बाबू के पास नहीं गए, यानी अगर मामला बिगड़ने लग गया, यानी गंभीर मामला होने लग गया, मामला बिगड़ने लग गया, तो होठों और हाथ की उंगलियों के नाखून का रंग कैसा होने लग जाएगा भैया? धीरे धीरे नीला होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। होठ धीरे धीरे नीले होते जाएंगे और हाथों की जो उंगलियों के जो नाखून है वो धीरे धीरे नीले होते जाएंगे। ये नीलापन क्यों आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो याद रखना, कब होएगा? जब दवाई नहीं ली जाएगी, डॉक्टर को नहीं दिखाया जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये परिस्थिति हो सकती है, गंभीर परिस्थिति। ठीक है। अब जरा सोचिए, क्या पढ़ लिया? वापस से रिपीट करूं। ये जीवाणु गया अंदर, संक्रामित किया फेफड़ों की कुपिकाओं को, उत्पन्न कर दिया क्या? तरल। ठीक है। लक्षण क्या हुए? ये सब मैंने बता दिया। सांस लेने में तकलीफ होगी, क्या होएगा? बुखार होएगा, कपकपी छूटेगी, खांसी होएगी, सिर दर्द होएगा, और अब बहुत ज्यादा गंभीर हो गया तो होठों की और हाथों की उंगलियों के नाखून जो है वो नीले पड़ते जाएंगे। ठीक है। फिर हमने बात करने वाले हैं कि साहब ये फैलता कैसे है। अब जिस व्यक्ति के अंदर ये जाएगा, जिस व्यक्ति के अंदर ये जाएगा, अब या तो कैसे जा सकता है? या तो ये वायु के द्वारा जा सकता है। किसके द्वारा जा सकता है? वायु के द्वारा जा सकता है। ठीक है। मान लो एक एक्स व्यक्ति है जिसको ये था, निमोनिया था, उसने छींका, आछू छींक दिया। छींकने से कहीं ना कहीं मुख से क्या निकलती है बेटा जी? यहां पर कुछ बिंदुक निकलते हैं, यानी बिंदुओं के रूप में, यानी ड्रॉपलेट्स निकलती है, यानी कहीं ना कहीं जब छींकते हैं तो पानी सा निकलता है, पानी की बूंदें निकलती हैं। ठीक है। उन बूंदों को क्या बोला है यहां पर? बिंदुक बोला है, ड्रॉपलेट्स बोला है, या एरोसॉल्स बोल देते हैं। ठीक है। याद रखना, एरोसॉल्स बोल सकते हैं, बिंदुक बोल सकते हैं, ड्रॉपलेट्स बोल सकते हैं। ड्रॉपलेट का, ड्रॉप का मतलब तो समझ में आता है ना, छोटी छोटी बूंदों के रूप में वो जो निकला था मुंह से। ठीक है। क्या लिक्विड निकला था, तरल निकला था, उसमें कौन है? ये जीवाणु हो सकते हैं। और मैंने छींका, मुझे निमोनिया था, मेरे आज छींकने से मेरे आसपास जो व्यक्ति होएगा वो उसके ऊपर जाकर गिर रही हैं। क्या गिर रही हैं? ये ड्रॉप्स गिर रही हैं, ये बूंदे गिर रही हैं, और जब वो सांस लेगा तो ये बूंदे उसके अंदर जा सकती हैं, और अगर उसके अंदर चली गई तो उसको भी क्या हो सकता है? निमोनिया हो सकता है। जरा सोचिए, होएगा या नहीं होएगा? बिल्कुल कोरोना की तरह है भाई। जिस तरीके से कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अछू करने से जा सकता है, छूने से जा सकता है, बिल्कुल ये भी जा सकता है। तो कोई व्यक्ति का गिलास, उसके बर्तन, उसका तौलिया, उसका संक्रामित कोई भी भाग टच हो जाता है और दूसरा व्यक्ति उसको टच कर लेता है, तो उसको क्या हो सकता है? निमोनिया हो सकता है। तो बिल्कुल फैलने के तरीके जो हैं बिल्कुल कोरोना की तरह, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे क्या ये किस तरीके से फैलता है। जल्दी से मुझे बताएं, क्या ये दोनों रोग समझ में आए हैं या ऊपर से निकल गए हैं निमोनिया के? फटाफट मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, क्या ये समझ में आ गया है निमोनिया या ऊपर से गया है भाई? वेरी गुड। हाँ जी, क्या समझ में नहीं आया सुल्तान खान? आपको क्या समझ में नहीं आया? ये बताओ, क्या क्या बिंदु कौन सा था जो समझ में नहीं आया तुम्हें? मैंने पहले भी बोला, जब कोई चीज समझ में ना आए, हाँ मेरे को पता है उसमें ऑप्शन दिखता है कहीं समझ में नहीं आया, लेकिन कोशिश करा करो, लिख दिया करो कि सर ये समझ में नहीं आया, वो ज्यादा बेहतर होएगा। क्लियर है? चलें आगे। हाँ, एरोसॉल्स का मतलब सॉलिड इन गैस, बिल्कुल।
हाँ, इसमें भी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, बिल्कुल सही है। चलें आगे, चलिए आइए आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना बच्चों? अच्छा, ये समझ में नहीं आया। एरोसोल, बिंदुक समझ में नहीं आया। अच्छा 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 अच्छा, देखिए बिंदुक और एरोसोल समझ में नहीं आया। देखना, कैमरे के पास आकर मैं करता हूं आठू करा, कुछ थूक निकली थी, कुछ बूंदे निकली थी। वो बूंदे, हाँ दिखाओ दिखाओ, ये देखो, ये है, दिख रहा है? ये है क्या बेटा जी? बूंदों के रूप में निकलना। जरा सोचिए, निकल रहा है ना? अच्छू करने से मुख के अंदर जो भी लार थी वो बूंदों के रूप में निकल रही थी। वो थे पहली बात बिंदुक यानी ड्रॉपलेट्स। और दूसरी बात, वो बच्चे जो बोल रहे हैं सर एरोसोल का मतलब होता है सॉलिड इन गैस, तो बांगड़ू जरा दिमाग लगा, ये क्या है? क्या है ये? क्या ये तरल है? क्या ये जीवाणु तरल रूप से है? क्या ये गैस के रूप में है या ये ठोस है? जरा सोचना, जीवाणु कैसे होंगे? सोचो कैसे होंगे ये? क्या ये ठोस होंगे? और अछू करने से या तो बूंदों के रूप में निकल रहे हैं, या मैंने हवा भी तो छोड़ी, हवा भी तो छोड़ी है, उस हवा में जरा सोचिए, क्या ये ठोस पदार्थ की तरह कार्य कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? तो क्या मैं एरोसोल्स नहीं बोल सकता इनको? सीधी सी बात है, क्लियर है? तो याद रखना, क्या या तो एरोसोल्स के रूप में या उस तरल के रूप में निकल रहे हैं। कौन भैया? ये कौन? आपके जीवाणु। फोन के बाहर तो नहीं आएंगे? नहीं बाबा, नहीं आएंगे, नो टेंशन, फोन के बाहर नहीं आएंगे आपके। चलें आगे, चलिए ये खत्म हुआ है बेटा जी हमारा निमोनिया। अब आगे चलते हैं। अब कुछ 3 रोग और बाकी है मात्र, सिंपल से, कौन से? जीवाणु जनित। इसको जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? देखिए नाम में आ रहा है क्या? डिसेंट्री, जिसको हम पेचिश बोलते हैं। अब हमारे कोर्स में ये नहीं दे रखा है कौन सा? पेचिश, इसलिए सिंपल सा बस नाम याद रखना, क्या? डिसेंट्री। नाम याद रखना, डिसेंट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेचिश बोलते हैं। ये किससे होता है? शाइजेला से होता है। किससे होता है? शाइजेला से होता है। कौन होता है? पेचिश होता है, ठीक है? ये पेचिश शाइजेला से होता है, और शाइजेला कौन है? एक जीवाणु है। अब इससे क्या होएगा? सीधी सीधी बात है, उल्टी आएगी, दस्त लग जाएंगे। अब ये मत कहना कि सर दस्त क्या होता है। हाँ, अमीबिक पेचिश, यही है ये बेटा। अमीबिक पेचिश अलग होता है और ये पेचिश अलग है, ठीक है? देखिए अमीबिक पेचिश अमीबा से होता है, और ये वाला जो पेचिश है, आंत पेचिश जिसको बोलते हैं, आंतरिक पेचिश या आंत पेचिश जिसको बोलते हैं, डिसेंट्री जिसको बोलते हैं, वो किससे होता है बेटा जी? ध्यान से सुनना, वो हो रहा है आकाश बाबू, आपकी फोटो मैंने देख ली है, कृपया करके बेटा पढ़ाई करो। पेचिश जो है, आंतरिक पेचिश जो है, वो किससे हो रहा था? शाइजेला से हो रहा है। और ये शाइजेला और अमीबिक पेचिश में थोड़ा सा अंतर है। वहां पर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, कौन? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जो एक प्रोटोजोआ है। जो कौन है? एक प्रोटोजोआ है। जबकि ये जो है, ये एक जीवाणु है। अब जरा थोड़ी देर पहले जरा सोचिए, मैंने सूक्ष्म जीव बताए थे। सूक्ष्म जीव आपके जीवाणु हो सकते हैं, आपके कौन हो सकते हैं? कवक हो सकती हैं, आपकी प्रोटोजोआ हो सकते हैं। तो अमीबिक डिसेंट्री और यहां पर शाइजेला से जो डिसेंट्री हो रही है, दोनों में फर्क है। क्या? सिर्फ इतना सा कि ये डिसेंट्री एक जीवाणु से हो रही है
और वो जो आपने बोली है कौन सी, वो वाली डिसेंट्री, कौन सी, अमीबिक डिसेंट्री, वो किससे हो रही है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो एक प्रोटोजोआ है। बस लक्षण दोनों के दोनों सेम है, बिल्कुल। क्या कि ना कहीं क्या होएगा, दस्त हो जाएंगे, आंतें जो है वो संक्रामित होएगी, आंत संक्रामित होएगी, उल्टी आएगी, दस्त लग जाएंगे, बुखार होएगा, थकान होएगी, ये सारी की सारी चीजें होएंगी। ठीक है, ये ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है आपसे बोर्ड में। ठीक है, लेकिन ये नाम जरूर याद रखना, क्या, पेचिश यानी डिसेंट्री, जो किससे हो रही है बेटा, शाइजेला से हो रही है, याद रखना, जीवाणु से। ठीक है, दूसरा प्लेग। प्लेग सिंपल सा याद रखना, प्लेग ये किससे होता है, ये चूहों से होता है, याद रखना, किससे होता है, चूहों से होता है, चूहों से, भूलना मत, किससे फैलता है, चूहों से फैलता है। ठीक है, आपने खाना आपका रखा हुआ है, एक चूहा आया और उस चूहे की लार में मिल रहा था, कौन, यर्सीनिया पिस्टिस। क्या बोला मैंने, एक चूहा आया, उस चूहे की लार में क्या मिल रहा था, यर्सीनिया पिस्टिस, या शरीर पर लगा हुआ है उसके यर्सीनिया पिस्टिस, या टांगों में है, क्या लगा हुआ उसके शरीर पर है, कुल मिला के यर्सीनिया पिस्टिस जीवाणु था, जो आया किसके ऊपर, चूहों के ऊपर था। ये चूहा आया, आपके खाने पर बैठा या खाने को खाने की कोशिश करी और आपने वो खाना खा लिया, तो आपको क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। पेचिश कौन सी बीमारी है, ऑलरेडी बता दिया है, ध्यान से सुनो भैया। ठीक है, कान खोल कर सुना करो, बीच बीच में कहां भाग जाते हो भैया। पेचिश बता दिया है आपको, प्लेग बता दिया है। पेचिश किससे हो रहा था, शाइजेला जीवाणु से हो रहा था, जो क्या, ढंग का खाना अगर नहीं खाएंगे, स्वच्छता नहीं बरतेंगे, खाना ढंग का नहीं खाएंगे, पानी साफ नहीं पिएंगे, तो दस्त लग जाएंगे, उल्टी लग जाएगी, बुखार आ जाएगा, थकान हो जाएगी, किसमें, पेचिश में यानी डिसेंट्री में। प्लेग जो है वो किससे हो रहा है, चूहों के द्वारा फैलता है। चूहों में क्या मिल रहा है, जीवाणु मिल रहा है, यर्सीनिया पिस्टिस। अब इसमें कहीं ना कहीं आपको लक्षण याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, जब आपके कोर्स में ही नहीं है, ये सिंपल। नेक्स्ट, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से होता है, और ये जो होता है ये भी उसी तरीके से फैलता है जिस तरीके से अभी अभी न्यूमोनिया बताया था, अच्छू। ठीक है, तो ड्रॉपलेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब ये था कि वो व्यक्ति जो संक्रामित है उससे जो बिंदुक निकलेंगी उससे क्या हो जाएगा बेटा जी, याद रखना, डिप्थीरिया हो जाएगा। खुशबू सिंह कितनी बार बताया जाएगा, 10 बार बताया जाएगा आपको, तब समझ में आएगा पेचिश। 10 बार बोल दिया भैया, पेचिश क्या है, पेचिश क्या है, पेचिश क्या है, बता तो दिया पेचिश क्या है भाई। हाँ जी, डिप्थीरिया सिंपल किससे हो रहा है, एक बैक्टीरिया से हो रहा है जिसका नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। क्या नाम है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। बस इतना सा याद रखना, इस स्क्रीनशॉट जब आप ले लो तो इतनी सी चीज याद रखना, डिसेंट्री यानी पेचिश इससे होता है और कुछ नहीं, कोई लक्षण वक्षण याद रखने की जरूरत नहीं है। प्लेग इससे होता है, चूहों के द्वारा फैलता है, बस। डिप्थीरिया इससे होता है, छींकने से फैलता है, बस। ये जल्दी से ले लीजिए और भूलना मत। हाँ जी, क्लियर है। चलिए, तो ये बेटा जी हमारी जीवाणु जनित रोग थे। कौन से रोग थे ये, हमारे जीवाणु जनित रोग थे। ठीक है, अब इसके बाद जो रोग आएंगे वो कौन से आएंगे, विषाणु जनित आएंगे, जो कल हम पढ़ेंगे। कौन से, विषाणु जनित रोग सारे के सारे पढ़ेंगे। विषाणु जनित कल जल्दी से खत्म करेंगे। प्रोटोजोआ जनित में एक सबसे बड़ा रोग है मलेरिया, वो जल्दी से खत्म करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे ये चैप्टर बहुत जल्दी निपटाने की। कौन सा बेटा, हमारा मानव स्वास्थ्य और रोग। चलिए जल्दी से आज फटाफट आज का होमवर्क ले लीजिए। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, जल्दी से लिखिएगा। मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी करनी है आपने। सारे स्क्रीनशॉट लेने हैं, कल आऊंगा ना, बता दूंगा ना, जितना आज पढ़ाया उतने ले लिए ना शिवानी, कल जब आऊंगा तो बचे हुए लाऊंगा ना बेटा।
क्या पढ़ा था मोइन आपने? एक बार रोक दीजिएगा अब। अच्छा, ये पता है आप लोगों को कि होमवर्क कहां पर मिलता है, नोट्स कहां पर मिलता है, पता है ना ये? अगर नहीं पता है जिनको, जल्दी से ऐप पर जाइएगा। इस ऐप पर जाने के बाद में इस बॉक्स जैसी ऐप खुलेगी तो यहां पर क्लिक करिएगा। ये क्लिक करने के बाद में इस तरीके से बॉक्स खुलेगा, वहां पर अपनी क्लास, अपना माध्यम सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 11th या 12th जो भी है, 12th ही करेंगे आप लोग तो, और माध्यम हिंदी कर देंगे। करने के बाद में इस तरीके से वापस से खुलेगा। फिर लाइव क्लास जहां पर दिख रहा है वहां पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहां पर जो वीआईपी कोर्स आपको दिख रहा होगा स्टेट बोर्ड का, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में मैं वहां पर दिख जाऊंगा, बायोलॉजी ऊपर दिख रहा है, उस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में नीचे रिसेंट, अपकमिंग, ऑल टॉपिक और नोट्स जहां पर दिखे इस पर क्लिक करिएगा। यहां पर आपको नीचे होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना, यहाँ नीचे होमवर्क भी मिल जाएगा और टीचर्स नोट्स भी मिल जाएंगे। और वो जो कह रहे थे कि सर नोट्स में थोड़ी सी कमी थी, वो कर दिए हैं बेटा जी। ठीक है, जल्दी मिल जाएगा आपको। जो जो चीजें उनमें नहीं थी वो फटाफट, वो जल्दी आपको मिल जाएंगी। वो रोग जो आपने बोले थे ना आनुवांशिकी में, ठीक है, सिद्धि शायद आपने बोले थे ना बेटा, वो जल्दी मैंने ऐड करा दी है। ठीक है, हाँ जी, बताएं क्या है आपका डाउट? निमोनिया का स्क्रीनशॉट लेना है? ये लो भैया, निमोनिया का ले लो। लो, मैं साइड में हो गया। बाकी अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए जिसको कोई डाउट है तो। हाँ हाँ जी, मंथली टेस्ट हर हफ्ते टेस्ट होता है ना पारस, आपका देते हो बेटा आप? ट्विंस में वीएनटीआर एक सा हो सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिद्धि, वेल डन बेटा। बता रहा हूं, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ले लिया जिनको लेना था? ले लिया होगा आई होप, है ना? आइएगा। क्या पूछा आपने? वीएनटीआर ट्विंस में एक जैसा हो सकता है? याद करो सिद्धि, हमने दो प्रकार के ट्विंस पढ़े थे, एक समरूप थे और एक विषम रूप थे, एक आइडेंटिकल थे, एक नॉन आइडेंटिकल थे। याद आ रहे? तो याद रखना, भूलना मत, स्टार बनाकर आप लिख सकते हैं क्या, कि किसी भी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट समान नहीं आता है, किसको छोड़कर? आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर। भूलना मत इस चीज को। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, या तो लड़का लड़का या लड़की लड़की। याद आ रहा है ना कैसे बनाए थे हमने? एकल युग्मनजीय समरूप जुड़वा बच्चे बनाए थे ना, उनमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सेम होती है क्योंकि उनका वीएनटीआर सेम होता है। ठीक है, हाँ जी, हट गया इवोल्यूशन। बेटा वापस से देख लेना, अब इतना समय नहीं है, क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। जब टाइम था तो क्यों नहीं लेते हैं भाई आप? स्क्रीनशॉट, बार बार स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, हमारी आरबीसी में मिलता है। हमारी आरबीसी को, हमारे रक्त के अंदर जो लाल रंग होता है ना हमारे रक्त का, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर जाता है हमारे अंदर। मास्टर क्लास? अरे भैया क्या पढ़ रहे हो ना आप? पीलिया होता है, पीले रंग का हो जाए तो। जो हमारा पित्त लवण होते हैं, जो हमारे यकृत से निकलता है पित्तरस, वो शरीर में फैलने लगता है, जिसमें आंखों का रंग और नाखून का रंग पीला होने लग जाता है। यानी हमारा यकृत संक्रामित हो गया है, पीलिया हो गया है। ठीक है, टीके का नाम जाके डॉक्टर से पूछ लेना, भैया मैं टीका नहीं लगाता, मुझे टीका नहीं पता है उसका। ठीक है, लैक्टिक अम्ल? अरे क्या पढ़ रहे हो बाबू तुम? लैक्टिक अम्ल पढ़ रहे हैं कि स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य रोग पढ़ रहे हैं? मानव स्वास्थ्य रोग पढ़ रहे हैं कि मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव पढ़ रहे हो? यहां पर बेटा लॉजिकल डाउट पूछो, आलतू फालतू नहीं।
सर लैक्टिक अम्ल किण्वन बता दीजिए। अभी नहीं बताऊंगा, जब आएगा ना टॉपिक तब बता दूंगा। अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे क्वेश्चन पूछिए। उपार्जित रोग का मतलब क्या होता है? ऐसे रोग जो हम पैदा करते हैं अपने अंदर। एक होते हैं आनुवांशिक, जो हमें हमें माता पिता से मिलते हैं, और एक होते हैं उपार्जित, जो हमें हमें हमारे माता पिता से नहीं मिले, हमने अपने अंदर पैदा कर लिए हैं कुछ गलतियां करके। जैसे हमने अपने आसपास क्या हाइजीन नहीं बनाया, यानी हमने अपने आसपास गंदगी रखी, हमने व्यायाम नहीं किया, हमने आहार सही नहीं लिया, यानी हमारे कारण ही हमारे अंदर क्या पैदा हो रहे हैं? रोग पैदा हो रहे हैं ना भाई। हमारा शरीर हमारा मंदिर है, हमारी मस्जिद है। अगर हम इसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे अंदर रोग होगा या नहीं होएगा? होएगा ना, होएगा ना। बस वही चीज है, जब हमारे कारण हमारे अंदर रोग उत्पन्न होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उपार्जित रोग। यही की थी बेटा, यूपी की थी बेटा, मैरी मेलोन, ठीक है, नहीं तो बिहार की होएगी। अल्वरलाइज क्या होता है? अलवर, अलवर तो बेटा मेरा जिला है राजस्थान में, जहां मेरा घर है वहां का हूं मैं, अलवर का, राजस्थान का हूं। अल्वरलाइज क्या है ये? भारत में कितने लोग रोग से पीड़ित हैं? हाँ बेटा, मैं अभी जनगणना करने जाऊंगा, मैं एक बार देख कर आऊंगा कितने लोग पीड़ित हैं, है ना। भगवान हूं मैं तो, मैंने रोज गिनता हूं मैं। कैसे क्वेश्चन पूछते हो भाई तुम। सभी डीएनए की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकती है क्या? मतलब हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सभी डीएनए की, मतलब फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसीजर है वो हो सकता है, लेकिन तुलना हमें अगर करनी है, किसी चीज का पता लगाना है, तो उसे ही तो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला था ना। नहीं पूछा जाएगा आपसे टाइप्स ऑफ डिसेंट्री, जितना पढ़ा है उतना सफिशिएंट है आपके लिए। क्या बोला था आपने? सेरोटोनिन क्या है? नीचे करिएगा एक बार। लाइव टेस्ट लिया करूं? अच्छा, अगले साल तक कोर्स चलाना है फिर? हैं, टेस्ट होता है ना संडे को, मैं भी लाइव टेस्ट लूं, संडे को भी तुम टेस्ट दो, पढ़ोगे कब बताओ? प्रेजेंट टॉपिक से अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो पुराना नहीं अभी भैया, सीधी सी बात है। कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का लगाया जाता है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस का। बचपन में लगता है डॉक्टर तनु, याद रखना कौन सा? डीपीटी का, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस का टीका लगता है, ठीक है। पर्ट्यूसिस काली खांसी, डिप्थीरिया मैंने अभी यहां पर नाम आया था, ठीक है, और टिटनस अभी आएगा। ठीक है, देखते हैं, अभी देखते हैं पारस उस चीज को। अरे भैया तुम तो डिप्थीरिया के पीछे ही पड़ गए हो। डिप्थीरिया कितने प्रकार का है, कितने पीरियड का होता है? जो चीज है ना उससे संबंधित बात करो, ठीक है। जितना है ना हमारी बुक में उतना ही पढ़ो बेटा, जितना जितना जितनी जिसकी जरूरत होगी ना उतना ही पढ़ो। जितना आप जो सोच रहे हो ना कि मैं ये भी पढ़ लूं और वो भी पढ़ लूं, पुराना सारा भूल जाएगा बालक तुम। सच्ची बता रहा हूं कि सर मुझे डिप्थीरिया के प्रकार पढ़ने, क्यों? अभी पढ़ने हैं,
क्लियर कर लो नीट, उसके बाद जब एमबीबीएस की डिग्री लोगे तो सारे पढ़ लोगे भैया, डिप्थीरिया के प्रकार, कैसे फैलता है, कैसे होता है, कहां से होता है, मेरी मेलोन कहां की थी। लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे एक बच्चे ने पूछा क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वीएनटीआर सेम हो सकते हैं क्या, ये था क्वेश्चन। अच्छा, टाइफॉइड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलेगा? आफरीन, मैंने शायद आपको बताया था, ये एक संक्रमणशील बीमारी है जिसमें छींकने से उस व्यक्ति के अंदर जो भी रोगाणु थे, छींकने से उसके श्वसन पथ से होते हुए बाहर आ रहे हैं उन बूंदों में, और वो बूंदे हमने सांस के द्वारा सामने से खींच ली तो मेरे अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे? खत्म। चलिए मिलेंगे कल इसी समय पर, बता रखा है मैंने आपको 8-10 पे क्लास स्टार्ट होती है। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ेंगे इसके आगे और कल कई सारे रोग।